नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु अन्नः कुरु प्रजाप्यो भयं न पशु। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के तत्वावधान में आयोजित है और आज उसका उद्घाटन सत्र अभी पूरा हुआ है। इस अवसर पर हमारे मध्य में विराजमान ज्ञान ज्योति पर्व के अध्यक्ष और आर्य समाज के और भावी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम जो प्रायोजित है उनका दायित्व जिनके कंधों पर डाला हुआ है। यदि मैं ये कहूं कि आर्य समाज के क्षितिज पर एक भामाशाह का अवसान हुआ जिनको पूरी दुनिया के आर्य लोग जानते हैं, स्वर्गीय महर्षि धर्मपाल, उनके पश्चात दूसरे व्यक्ति ने इस दायित्व को अगर अपने कंधों पर लिया तो वो मंच पर विराजमान हैं आदरणीय सुरेंद्र कुमार आर्य जी। हमारे मध्य में आज विशेष रूप से यहाँ एक विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे मेरे बहुत ही बचपन के साथी, मेरे भाई, एक ही गांव में जन्म हुआ, साथ साथ पढ़े और आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं, आदरणीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज आर्य समाज के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विराजमान है। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारे गुरुवर पूज्य स्वामी देवव्रत जी महाराज, जो सार्वजनिक संचालक हैं, लाखों आर्य वीरों को जिन्होंने प्रशिक्षित करके तैयार किया है, वो मंच की शोभा है। इस समय हमारे मध्य में जितने हमारे सम्मानित विद्वान जो आज वक्ता हैं, जिनमें मेरे बाईं तरफ आदरणीय डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो भारत में बहुत लंबे समय तक पढ़े और उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने जो गुरुकुल महर्षि दयानंद गुरुकुल के माध्यम से, बहुत पहले मुझे याद है 2000 में एक बेसमेंट में आपका सत्संग मैंने देखा था स्वामी इंद्रवेश जी के साथ में। उस समय सन्यासी नहीं था, मैं आया था और सतीश प्रकाश जी का वो तरीका मैंने देखा था कि कैसे काम करते हैं। संगीत के साथ यज्ञ पूरे के पूरे उस हॉल में घूमते हुए ये संयोजन कर रहे थे। और आज इनकी टीम, कल से हम देख रहे हैं ये जो टोपी और सफेद वस्त्रों के जितने भी हमारे स्नातक लोग आते हैं जिनको इन्होंने तैयार किया है, ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे विद्वान जिनकी अंग्रेजी भाषा पर कमांड है, पूरे विश्व में जाते हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, हमारे बहुत ही सम्मानित विद्वान आचार्य आशीष जी दर्शनाचार्य, जो देहरादून में तपोवन आश्रम में बैठ करके आर्य समाज के इस पक्ष को, योग के इस पक्ष को, दर्शनों के पक्ष को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारे आर्य जगत के बहुत ही उदीयमान, ओजस्वी और बहुत प्रतिभावान विद्वान डॉक्टर अमरजीत शास्त्री, जो यहाँ पर आर्य समाज हिलसाइड एवेन्यू में धर्माचार्य के पद पर विराजमान हैं। आज क्योंकि इस डायस पर उनका भी नाम वक्ताओं में है, इनको भी मैं अभिवादन देता हूँ। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं केनिया से आए हुए वहाँ की ईस्ट अफ्रीका आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र सैनी जी, हमारे मॉरिशस से पधारे आर्य सभा मॉरिशस के प्रधान श्री राम जी राम, जो यहाँ पर 60 लोगों के साथ पधारे हुए हैं। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा
तो इसे अमेरिका के पूर्व प्रधान डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, जिनका एक पैर भारत में भी रहता है और यहाँ भी संगठन में बहुत अपनी शक्ति के साथ काम करते रहते हैं। हमारी बहन कुमलेश आर्या जी, आर्य समाज न्यूयॉर्क व्यवसाय एवेन्यू के प्रधान और आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान, इस कार्य के हिस्सा आदरणीय रणवीर कुमार जी, और आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के प्रधान श्री भुवनेश खोसला जी, उसके बहुत ही सुलझे हुए संयोजक भी मैं कहूंगा और बड़े कर्मठ मंत्री विश्वकारी जी, और एक व्यक्तित्व जो इन सबके बीच में विद्यमान है, आर्य समाज के बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता भाई विनय आर्य जी, अपनी भूमिका रखते हैं। मेरे सामने बहुत चेहरे में बहुत लोगों को जानता हूँ, किंतु एक व्यक्तित्व को मैं जरूर स्मरण करना चाहता हूँ, और उनको स्मरण करने से पहले जितने हमारे कासाय वस्त्रधारी सन्यासी वर्ग मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से अभिवादन करते हुए यहाँ पर आर्य प्रतिनिधि सभा को जिस महान व्यक्तित्व ने जन्म दिया, आदरणीय गिरीश खोसला जी सामने वहां पर बैठे हैं, उनको मैं निश्चित रूप से चाहूंगा उनके उत्तम स्वागत में तालियां बजाकर उन्हें ये व्यक्तित्व है जिन्होंने आज इस प्रकार का आयोजन करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के तमाम अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उन्होंने हम सब लोगों को जो दुनिया के विभिन्न देशों से आए हैं उनको आज ये एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया कि यहाँ बैठ करके हम दुनिया को ये बताएं कि आर्य समाज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं दुनिया के तमाम देशों के अंदर आज फल फूल रही है। मेरे को जो विषय दिया गया था उस विषय की व्याख्या तो बहुत लंबा समय मांगती है, किंतु मैं बहुत संक्षेप में जितना मुझे समय संकेत दिया गया उसमें अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज का जो एक स्वप्न देखा था कि कैसा आर्य समाज का क्या उद्देश्य रहे, वो क्या काम करे, और उस आर्य समाज को वर्तमान समय में हम अपने उस उद्देश्य के अनुरूप किस प्रकार से सक्रिय कर सकते हैं और अधिक एक्टिव कर सकते हैं, और उस दोनों के बीच में और बिंदु ऐसे हैं जो हमको पूरी दुनिया की मानवता की तरफ ले जाते हैं। जब हेडिंग लिख करके मेरे पास आया उसमें कहा गया कि हमें इस बात को भी समाहित करना है कि किरणवंतो विश्वमार्यम आर्य समाज के उद्देश्य को कैसे पूरा करता है। वहां पर यह भी संकेत है कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, इसकी क्या इसमें प्रासंगिकता है। उसमें वेद के उस मंत्र का ये हिस्सा भी दिया गया है, मित्रशा चक्षुषा समीक्षा महे, ये कैसे उसमें प्रासंगिक बैठता है। उसमें यह भी कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम इसके अंदर कहाँ फिट बैठता है। और उसके बाद आखिरी से आखिरी ये भी कहा गया कि जो शांति पाठ हम बोलते हैं, उस शांति पाठ का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और अंतरराष्ट्रीय मानवता के जीवन में किस प्रकार से उसका लाभ हम ले सकते हैं आदि बड़े एक विविध प्रकार के विषय एक ही व्याख्यान में समेटने का संकेत निस्संदेह ये बहुत बहुत खुली चर्चा मांगता है। किंतु यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि आप और हम सभी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने अपने विचारधारा का या आर्य समाज की विचारधारा का जो मूल आधार बनाया वो वेद बनाया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वेद के अनुसार जो विचार ठीक है हम उसको ठीक मानते हैं, वो आर्य समाज का है या किसी और समाज का है, जहां भी वेद के अनुकूल विचार है उसको हम मान्यता देते हैं, और जो वेद के अनुसार नहीं है उसको हम मान्यता नहीं देते। अर्थात तमाम सारी उन विचारधाराओं का भी अगर आकलन करना पड़े हमको, उनको हम खंगालते हैं कि कौन बात सही है कौन गलत है, तो वहां पर कसौटी वेद ऋषि दयानंद ने मानी, और उसी वेद को आधारित करके उन्होंने बाद में वेद के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना की। मैं पढ़ रहा था, लिखा था, जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसी समय इसी धरती से एक विद्वान जिसका नाम था एंड्रू जैक्सन डेविस, वो लिखता है, आई सी ए प्रोविंशियल फायर, मैं एक ऐसी आग देख रहा हूं जो भारत के अंदर सुलग रही है, और वो आग महर्षि दयानंद सरस्वती के पवित्र हृदय में सुलगी,
जिसका नाम है आर्य समाज। वो आर्य समाज भारत से उठ करके और तमाम एशिया और यूरोप के देशों के अंदर अंधविश्वास और पाखंड और तमाम तरह की जो समाज को गलत दिशा में ले जाने वाली प्रवृत्तियां हैं उनको रोकते हुए अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। उस आग को इसी धरती के एक विद्वान ने आज से 150 साल पहले हाईलाइट किया, किंतु आज मैं ये देखता हूं कि जो आग ऋषि दयानंद के हृदय में सुलगी थी, जिसका नाम आर्य समाज है, वो आर्य समाज अपने उस लक्ष्य से पहुंचते पहुंचते कहीं लगता है कि कहीं ढीला पड़ गया, कहीं धीमा हो गया। आज ये सम्मेलन हम लोगों को इस बात के लिए एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है कि हम कैसे ऋषि दयानंद के उस विजन को, जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के समय अपने मन में संजोया था, उसको मूर्त रूप देने के लिए हम किस दिशा में इस संगठन को और अपने विचारों को लेकर चले। हम देखते हैं जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करने का मन बनाया तो उनके बहुत सारे दूसरे संगठनों के भी साथी उनके साथ जुड़े हुए थे। सबसे पहले ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन, जो स्वामी जी को समय समय पर मिलकर अपने सुझाव देते थे, उन्होंने स्वामी दयानंद से कहा, स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना क्यों कर रहे हैं? आपका उसमें स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? उससे क्या मिलेगा? स्वामी दयानंद ने कहा, मैं वेद के प्रचार और प्रसार को सारे विश्व के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि दुनिया के अंदर सब लोग एक विचार को स्वीकार करके और उसके अनुयायी बनकर अपने जीवन को भी और इस पूरी मानवता को भी सही दिशा में लेके जा सके। तब उन्होंने कहा कि हम आपके समस्त विचारों से सहमत हैं, आप आर्य समाज की स्थापना करने के बदले ब्रह्म समाज को अपना संस्था बना लीजिए, हम आपको ऑफर करते हैं। जब ये बात कही और आपको नए सदस्य बनाने की जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी, हमारे हजारों सदस्य हैं, हमारे ऑफिस है, हमारा बजट है, बैंक बैलेंस है, सब आपको हम हैंड ओवर करते हैं, आप इसी को लेकर अपना काम शुरू कीजिए। तब स्वामी दयानंद ने पूछा, इसके पीछे आप इतने समर्पित भाव से जो बात कर रहे, कोई शर्त भी है क्या? तो केशव चंद्र सेन ने कहा, एक शर्त है, वो शर्त यदि आप स्वीकार कर लेते हैं, बाकी कोई शर्त हम आपके लिए लगाना नहीं चाहते, और वो शर्त ये है कि आप वेद को अपौरुषेय मत मानिए, आप वेद को मनुष्यकृत ज्ञान कह दीजिएगा, ये ईश्वर का ज्ञान है, ये सब लोगों के लिए है। ये बात हम स्वीकार नहीं करते कि वेद ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए मंत्र हैं, मनुष्यों का ज्ञान है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। स्वामी दयानंद ने कहा, केशव चंद्र तुम मेरे को सुझाव तो बहुत अच्छे अच्छे देते हो, किंतु यहाँ तुम मुझे अपने उस प्रतिज्ञा से पीछे हटा रहे हो जो मैंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद स्वामी बिरजानंद जी को दी थी। और एक ही बात उनको दे करके मैं निकला था कि मैं इस दुनिया के अंदर कभी भी वेद के विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा, तो वेद के विचार हटा रहे। जब स्वामी जी बॉम्बे के अंदर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जो आर्य समाज की स्थापना की चर्चा आगे बढ़ाई, तो प्रार्थना समाज के लोग भी उनके सामने आए और उन्होंने भी यही प्रस्ताव रखा, स्वामी जी हम आपको प्रार्थना समाज दे देते हैं, आप इसी को अपना संगठन बना लीजिए। किंतु स्वामी दयानंद ने उसको भी इस शर्त के आधार पर ठुकरा दिया कि उनकी भी शर्त यही थी कि वेद को आप ईश्वर का ज्ञान मत बोलिए, वेद को अपौरुषेय मत कहिए, ये पुरुषीय ज्ञान है, ये स्वीकार करो, बाकी जितने आपकी बातें हैं वो हमको स्वीकार है। किंतु स्वामी दयानंद को ये बात स्वीकार नहीं हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी विचारधारा का जो आधार था वो वेद को बनाया, और वेद क्या कहता है? सा संस्कृति विश्ववारा, वेद की संस्कृति पूरे विश्व के लिए है, वेद के विचारधारा पूरे विश्व के लिए है, पूरी दुनिया की मानवता के लिए है। वेद और आर्य समाज, क्योंकि वेद के आधार पर आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने की थी, तो आर्य समाज को भी अपने उस वेद के जागतिक दर्शन को, जो उनका वैश्विक दर्शन था, यूनिवर्सल जो थॉट था, उसी को केंद्रित करके उन्होंने कहा कि आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा। पहले से लेकर के 5वें तक उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या हमको अपने स्वीकार करना है, किन विचारों को मानना है, वो निर्धारित किया। किंतु 6ठे नियम के अंदर जाकर वो स्पष्ट रूप से संगठन का मेन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं कि इस संस्था का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तब वो कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूँ,
दुनिया के तमाम सारे सिनेटिक रिलीजन ले लीजिए, दुनिया के तमाम सारे विचारधाराओं के संगठनों को आप एनालिसिस करके देख लीजिए, किसी भी जगह पर आपको इस प्रकार की घोषणा नहीं मिलेगी जो पूरे मानव मात्र के कल्याण की भावना जिसके अंदर रखी गई हो। और उनका वैश्विक चिंतन और दृष्टिकोण था जो उन्होंने आर्य समाज के कंधों के ऊपर डाला। आर्य समाज किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बना, आर्य समाज किसी देश के लिए नहीं बना, आर्य समाज किसी खास वर्ग के लिए नहीं बना, बल्कि आर्य समाज को एक बहुत बड़ा पूरे विश्व का एक मैनिफेस्टो दे करके ऋषि दयानंद ने उसको खड़ा किया। आज हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय में भारत के अंदर आर्य समाज जिस प्रकार से फैला, उसकी बहुत सारी उपलब्धियों की कथा यहाँ पर हम कह सकते हैं। आर्य समाज ने जब स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई, वहां पर वहां के अनेक प्रकार के जो विपत्तियां, जो संकट वहां के लोगों के ऊपर आए, उनको बिना किसी भेदभाव के आर्य समाज ने अपने कंधों पर लेकर लोगों की मुक्ति दिलाई दुखों से, उन कष्टों से। चाहे कोई महामारी फैली, चाहे कोई और संकट आए, आर्य समाज आगे आकर के खड़ा हो गया। आर्य समाज ने उन लोगों को देखा जो समाज से बहिष्कृत थे, जिनको जो अछूत कह करके, त्याज्य कह करके समाज से जाति के आधार पर बहिष्कृत किया जाता था। ये आर्य समाज को श्रेय जाता है कि उसके गुरुकुलों में कभी भी कोई कास्ट नहीं लिखी जाती कि ये किस कास्ट का बच्चा है, अर्थात जो चली हुई जो कथित जातियों के नाम पर जो विभाजन है समाज में, आर्य समाज ने उसको मान्यता नहीं दी, बल्कि जो दलित या जो त्याज्य वर्ग जिसको समाज आज कहता है, उनमें से मैं कह सकता हूँ आर्य समाज के मंचों पर अनेक सन्यासी, अनेक बड़े बड़े पंडित, अनेक बड़े बड़े आचार्य, विद्वान तैयार होकर के आए जो समाज के अंदर एक नमूना बनाया। आर्य समाज ने पूरे समाज को अपना एजेंडा बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ आज के इस सम्मेलन के माध्यम से आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी ने बहुत सारे बिंदु छू दिए। मैं चाहता था उन बिंदुओं को कहीं ना कहीं किसी रूप में इसमें लाया जाए। बहुत अच्छा उन्होंने उन बातों को छुआ जिसमें लगता है कि कोई भविष्य की दृष्टि आर्य समाज की सही मायने में आज की बर्निंग जो समस्याएं हैं उनके ऊपर केंद्रित है। यदि हम आज से 50 साल पहले की बातों को, उन्हीं मुहावरों को दोहराकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो मैं पूरे के पूरे निष्ठा से कह सकता हूँ हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज मुद्दे बदल गए हैं। आज लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, आज बाल विवाह का मुद्दा नहीं रहा, आज और बहुत सारी चीजों के मुद्दे नहीं है, वो सब के सब चेंज हो चुके हैं, कानून बन चुके हैं। आज हमारे सामने जो एजेंडा है वो ये है कि पूरी मानवता को ये मैसेज हम किस तरह से दे सकें कि वेद के सिवाय, वैदिक विचारधारा के सिवाय दुनिया के तमाम जो सेमेटिक रिलीजन हैं, जिनका इतिहास मुश्किल से 4000 वर्ष का है, 4000 वर्ष पहले दुनिया के अंदर एक रिलीजन सबसे पहले बना जिसको पर्शियन रिलीजन कहते हैं। और रिलीजन कोई धर्म नहीं होता, रिलीजन एक सेक्ट है, रिलीजन एक संप्रदाय है, रिलीजन एक मजहब है। ये 4000 साल पहले बने, उसके बाद तमाम सारे और बने, और उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके पीछे केवल और केवल वेद की मान्यता जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत पर्यंत पूरे विश्व में फैली, वो मूल बात है। उसको लोगों तक हम कैसे लेके जा सकते हैं, उसको अन्य संप्रदायों के, अन्य वर्गों के लोगों में हम कैसे डिबेट का हिस्सा बना सकते हैं, आज हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है। मुझे संकेत हो गया है, किंतु 1-2 मिनट का टाइम मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सुझाव हैं वो मैं जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो वर्णन नहीं हो सकते। भाषा की दृष्टि से जो नेट सेल में है वो जरूर मैं रखूंगा, ताकि आप लोगों को एक दिशा मिले और आप उस पर चिंतन करें। आर्य समाज के मुख्य उद्देश्यों में ऋषि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय अपने मन मस्तिष्क में संजोए स्वप्न को साकार करने के लिए कुछ ठोस एवं रचनात्मक योजना हम लोगों को तैयार करनी चाहिए। आर्य समाज को सशक्त और सक्रिय वैचारिक आंदोलन के रूप में विश्व स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए निम्न बिंदुओं का विचार किया जाना चाहिए। नंबर 1, संगठन का पुनर्गठन हो। लगभग 150 वर्ष से चले आ रहे ढर्रे को अब बदलने की आवश्यकता है। संगठन में नए ऊर्जावान, समर्पित, कर्मठ एवं मिशनरी मत भाव वाले युवा नेतृत्व को दायित्व देकर संगठन को सक्रिय किया जाए।
यदि पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को ये कार्य सौंपा जाए तो सोने पर सुहागा सिद्ध होगा। आर्य समाज की प्राथमिक इकाई से लेकर शीर्षस्थ इकाई तक संगठन का ढांचा नए सिरे से खड़ा हो। नंबर 2, कार्डर बेस्ड कार्यकर्ता आधारित संगठन बने। आर्य समाज को जन आधारित आंदोलन के साथ कार्यकर्ता आधारित भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारा संगठन जन आधारित तो हो ही, साथ ही कार्यकर्ता आधारित भी होना चाहिए। मुख्य रूप से संगठन एवं विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ये 2 तरीके होते हैं। जो जन आधारित होते हैं वो सीधे जनता में जाते हैं, उसके प्रचार के माध्यम जलसे और जुलूस होते हैं। जो कार्यकर्ता आधारित होते हैं वे जलसे जुलूसों को गौण रखते हुए एक एक युवक को प्रशिक्षण देकर सक्रिय कार्यकर्ता बनाते हैं। ऐसा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में एक एक युवक को देखता, पहचानता है, छांटता है, प्रशिक्षित करता है और संगठन के प्रति समर्पित बनाता है। नंबर 3, नया चिंतन चाहिए। आर्य समाज रूपी महान आंदोलन को दुनिया के कोने कोने में चल रहे अनेक प्रयोगों से परिचित होने के लिए जरूरी है कि आर्य समाजी पढ़ने की आदत डालें। आर्य समाज जैसे तार्किक और क्रांतिवाहक संगठन के सदस्यों में अपना और दूसरों का साहित्य पढ़ने, उस पर वाद विवाद करने आदि की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए उसका अभाव दिखाई पड़ता है। आर्य समाज की जितनी भी पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें एकाध अपवाद को छोड़कर किसी में कोई विचार उत्तेजक अथवा युगानुकूल मान्यता पर लेख नहीं मिलते। नया चिंतन तथा लेखन जैसे रुक सा गया हो। आज की युवा पीढ़ी को सामयिक समस्याओं के समाधान एवं प्रेरक विचारों से ओतप्रोत सामग्री चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे हैं। इस दिशा में रचनात्मक कार्य आवश्यक है। आर्य समाज के सामान्य कार्यकर्ता तो बेचारे अपनी आर्थिक समस्याओं से उलझे रहते हैं, उन्हें अधिक पढ़ने लिखने की सुविधा का अभाव भी रहता है, पर हम लोग उसकी दिशा में कम सोच रहे हैं। इसको सोचने की आवश्यकता है। नंबर 4, सप्त क्रांति की आवश्यकता है। आर्य समाज 7 बिंदुओं पर काम करना शुरू करे तो पूरे समाज से हम जुड़ सकते हैं और वो है जातिवाद मुक्त समाज। आज पूरी दुनिया में जातिवाद का बहुत भयंकर रूप बनता जा रहा है। इसी प्रकार से सांप्रदायिकता मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड मुक्त समाज, नारी उत्पीड़न मुक्त समाज जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा में नारी का अनेक तरीके से होने वाला निरादर व अत्याचार और शोषण मुक्त समाज, ऐसी बातों पर अलग अलग एक विकल्प बनाकर आर्य समाज आम जनता के बीच में जाए और अपने इस कार्य को करे। मैं बिंदु 1-2 और हमको छोड़ते हुए वो आधुनिक जो प्रचार की शैली है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनको हम छोड़े नहीं, इनके ऊपर हम छाए रहें। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने इन चीजों का उपयोग करते हुए चीजों को उठाए, सवाल उठाए, लोगों के सामने विचार दे। एक अभियान हमारा चल जाए, देखेंगे लाखों नए लोग आर्य समाज से जुड़ते चले जाएंगे। इन शब्दों के साथ थोड़ा समय अधिक हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जानता नहीं, हाँ मेरी आवाज पहुंच गई है।